हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ वो आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए पहले हम खबर पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या आज की खबर है। दरअसल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश में आरबीआई जो है वो एक नई स्कीम लेकर आई है, जिससे साथ ही डिजिटल भुगतान के साथ साथ जो पॉइंट्स ऑफ सेल्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और इस स्कीम का क्या नाम है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF नाम की स्कीम लेकर आई है। और ये स्कीम क्या है और इससे किस तरीके से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और स्कीम में क्या क्या बातें कही गई हैं, पॉइंट्स ऑफ सेल्स क्या है, ये सब हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले हम अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन यानी डायमेंशंस देख लेते हैं, जिनके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम खबर देख चुके हैं कि खबर क्या है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमने बात की। स्कीम के क्या लाभ हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्या इससे पहले जो पहले की जा चुकी हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इससे संबंधित चुनौतियां देखते हुए देखेंगे कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं इन चुनौतियों को दूर करने के लिए। उसके बाद हमारा प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आरबीआई का वो नोटिफिकेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF स्कीम का। दरअसल जो ये स्कीम है ये 345 करोड़ रुपए के 345 करोड़ रुपए के फंड के साथ शुरू की गई है। इस 345 करोड़ रुपए में से जो 250 करोड़ है वो आरबीआई देगा, और बचा हुआ जो 90 करोड़ रुपए है वो ऐसे बैंक्स देंगे जो देश में कार्ड पेमेंट से जुड़े हुए हैं। और इस स्कीम की जो निगरानी है उसके संचालन के लिए जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं BP कानूनगो, उनकी अध्यक्षता में एक एडवाइजरी काउंसिल या एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। इसके अलावा जो ये स्कीम है वो 1 जनवरी से प्रभावी होकर अगले 3 सालों के लिए लागू रहेगी। हालांकि इसकी प्रोग्रेस को देखते हुए इसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। कितने टाइम के लिए? 2 सालों के लिए इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है। और इस स्कीम के तहत टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में जो कारोबारी हैं उनको POS मशीन्स यानी कि पॉइंट्स ऑफ सेल्स मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब ये टियर 3 से टियर 6 केंद्र क्या हैं? दरअसल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसके अनुसार कुछ केंद्रों की व्यवस्था की गई है जिन्हें टियर 1 से 6 तक क्लासिफाई किया गया है। और इसके तहत जो टियर 6 है इसमें 5000 से भी यानी लेस देन 5000 से भी कम आबादी इसमें आती है। और टियर 3 की बात करें, क्योंकि हम यहाँ टियर 3 से टियर 6 केंद्रों की बात कर रहे हैं, तो जो टियर 3 है, यहाँ हम 3 कर लेते हैं, जो टियर 3 है इसमें 20,000 से लेकर 49,999 तक की आबादी है। 50,000 नहीं है, 49,999 की जो आबादी है वो इसमें कवर होती है। इसके अलावा आरबीआई ने जो है इसमें जो ये नीति लेकर आई, जो ये स्कीम है, इसमें जो खासकर देश का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जैसे कि असम, मिजोरम राज्य वगैरह जो हैं, उन पर खास फोकस किया गया है इस स्कीम के तहत। और इसके अलावा आरबीआई ने हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट्स लगाने पर भी इस स्कीम में बल दिया है। और इसके अलावा इस स्कीम के तहत जो सब्सिडी है उसकी भी व्यवस्था की गई है। अब ये सब्सिडी कितनी व्यवस्था की गई है, किस किस को कितनी दी जाएगी, उसके लिए क्या मानक तय किए गए हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। और जो आरबीआई ने जो ये निर्देश जारी किए हैं, जो ये स्कीम लेकर आया है, ये भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जारी किए हैं। चलिए अब आगे जानते हैं। जैसे हमने बात की सब्सिडी की, और भी अन्य बातें जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो मर्चेंट प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उन पर खास फोकस किया गया है। अब ये मर्चेंट प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, PDS शॉप्स हो गए, फ्यूल पंप्स हो गए, किराना स्टोर वगैरह, इन सब तरह की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं इन पर खास फोकस किया गया है।
इसके अलावा कई तरह की पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस जो हैं उनको फंड किया जाएगा। कौन सी कई तरह की पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस हो सकती हैं? जैसे फिजिकल पीओएस हो गया, पॉइंट्स ऑफ सेल्स की बात हो रही है, मोबाइल पीओएस हो गया, इसके अलावा जीपीआरएस हो गया, जीपीआरएस हो गया, और क्यूआर बेस्ड वगैरह जो पेमेंट सिस्टम है उन सबको इसमें फंड किया जाएगा। लेकिन जितने भी पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस जो अलग अलग हैं ये, उनके हिसाब से जो फंडिंग होगी उसमें भी फ़र्क होगा, यानी कि जो जैसा पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस होगा उसके हिसाब से उसे फंड किया जाएगा। सभी के लिए एक ही तरह की फंडिंग नहीं होगी, कुल मिलाकर ये इसका मतलब है। और क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ख़ास फोकस किया गया है, तो जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है उसमें फिजिकल पीओएस के लिए 50% और 50% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि जो डिजिटल पीओएस है, यानी जो डिजिटल पीओएस होगा उसमें 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो वितरित डिवाइसेस होंगी, यानी कि जो जितनी भी डिवाइसेस एलोकेट की जाएंगी, वितरित की जाएंगी, उसमें से 30% जो है वो टीयर 3 और टीयर 4 के लिए होंगी। हम टीयर जो ये केंद्र हैं इनके बारे में हम जान चुके हैं कि क्या है, तो 30% टीयर 3 और 4 के लिए होगा, और टीयर 5 और 6 के लिए कितना होगा? 60% ये टीयर 5 और 6 के लिए होगा, इन सेंटर्स के लिए होगा, टीयर 5 और 6 सेंटर्स के लिए। और इसमें स्कीम में जो ये डिवाइसेस एलोकेट की जाएंगी उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कितना दिया गया है? 10% का इसमें प्रावधान किया गया है। अब ये फिजिकल पीओएस और डिजिटल पीओएस क्या होता है? हालांकि आप सभी लोग जो भी ये मशीन्स हैं इन सभी को अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप लोग इस तरह के पेमेंट्स करते होंगे। तो ये है फिजिकल पीओएस, पॉइंट्स ऑफ सेल मशीन, ये भी फिजिकल पीओएस है, और ये है डिजिटल पीओएस। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक इन तस्वीरों से, इन पिक्चर्स से समझ आ गया होगा, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि हालांकि ये जो पीओएस है ये डिजिटल इस तरीके की, ये फिजिकल पीओएस इस तरीके की और इस तरीके की, ऐसे भी स्वाइप करके और इस तरीके से भी किया जा सकता है। चलिए, इसके अलावा अभी हम उसकी बातें कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो अंतः प्रचालनीय यानी इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली PIDF के तहत शामिल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक पेमेंट सिस्टम दूसरे पेमेंट सिस्टम में स्विच नहीं कर सकता है, उसमें नहीं जा सकते हैं, एक पेमेंट सिस्टम से दूसरे पेमेंट सिस्टम में नहीं जा सकते हैं, इंटरऑपरेबल नहीं है, तो वो इस PIDF के तहत यानी इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जो आवेदक हैं यानी एप्लीकेंट्स हैं, वो दूसरे स्रोत जैसे कि नाबार्ड वगैरह के ज़रिए सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकते हैं, और सब्सिडी के जो भी क्लेम है वो छमाही आधार पर होंगे, यानी कि साल में 2 बार होंगे, और सब्सिडी का जो अमाउंट है वो कुल 75% ही रिलीज़ किया जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ 25% हिस्सा होगा वो कब रिलीज़ किया जाएगा? जब जो डिवाइसेस हैं उनकी एक्टिविटी का जो है एवैल्यूएशन किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद ही वो बचा हुआ 25% हिस्सा जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि सब्सिडी के लिए जो डिवाइसेस हैं इनके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे कि फ़िज़िकल डिवाइस जो है कि मतलब कब वो इसके योग्य होंगी, सब्सिडी पाने के योग्य कौन सी डिवाइस होगी। तो इसमें फ़िज़िकल डिवाइस के लिए क्या तय किया गया है कि उसकी अधिकतम कीमत जो है वो 10,000 रुपये होनी चाहिए, यानी कि जो फिज़िकल डिवाइस है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, उसकी अधिकतम कीमत 10,000 रुपये होगी। और डिजिटल डिवाइस के मामले में ये कीमत कितनी रखी गई है? 300 रुपये, यानी उसकी अधिकतम कीमत जो है, अधिकतम मैक्सिमम कॉस्ट उसकी 300 रुपये होनी चाहिए। और अब RBI जो है इस स्कीम के जो लक्ष्य हैं उनकी निगरानी RBI करेगा, लेकिन इसमें वो सहयोग लेगा किसका? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, IBA का, और दूसरा पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का यानी कि PCI का। RBI इस स्कीम के लक्ष्यों की निगरानी करने के लिए इन दोनों का सहयोग लेगा इसमें। चलिए अब बात करते हैं स्कीम के लाभ की, कि स्कीम से क्या लाभ हो सकते हैं।
तो सबसे पहला, छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है कि जो छोटी जगह हैं वहाँ डिजिटल जो भुगतान है, डिजिटल पेमेंट है, वो वहाँ कम होता है, डिजिटल प्रणाली जो है वो वहाँ कम अपनाई जाती है। लेकिन जब स्कीम के ज़रिए फंड किया जाएगा और जो डिजिटल और फिज़िकल पीओएस है वहाँ ज़्यादा वितरित की जाएंगी, तो उससे छोटी जगहों पर भी डिजिटल भुगतान की तरफ जो छोटी जगह के लोग जो हैं वो डिजिटल भुगतान की तरफ आकर्षित होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। किस तरीके से? क्योंकि इस स्कीम में जैसे पूर्वोत्तर की तरफ, जो पूर्वोत्तर का जो रीजन है उस पर ख़ास फोकस किया गया है, वहाँ वित्तीय समावेशन की कमी है। क्योंकि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि लोगों तक वित्तीय सुविधाओं की पहुँच होना। तो वित्तीय समावेशन जो है वहाँ पर कम है, क्योंकि वहाँ बैंकिंग का जो विकास है वो काफ़ी कम है। तो इस वजह से इस स्कीम के ज़रिए वहाँ पर वित्तीय समावेशन बढ़ाया जा सकेगा, लोगों तक जो वित्तीय सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सकेंगी। इसके अलावा कर चोरी पर अंकुश लगेगा। किस तरीके से? क्योंकि जब हम कोई भी डिजिटल भुगतान करते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं कुछ भी, तो हम जब भुगतान करते हैं तो उसमें जो टैक्स है वो ऐड होकर आता है, जो हमें इनवॉइस मिलता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो इस तरीके से क्या है कि हम कर देने से बच नहीं सकते, कर की चोरी नहीं होगी बिल्कुल भी इससे। तो ये कर चोरी को भी बचाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा तो उससे कर की चोरी में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो मर्चेंट बेस्ड पेमेंट्स हैं उनके साथ साथ डिजिटल भुगतान इससे जो है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। मर्चेंट बेस्ड पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ? जब हम कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें ये हमारा मर्चेंट जो है वो एक मीडिएटर का काम करता है। उस भुगतान को पूरा करने में मर्चेंट एक मीडिएटर का काम करता है। तो जाहिर है इससे डिजिटल भुगतान या डिजिटल जो भी पेमेंट्स हैं वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगी। इसके अलावा कारोबार में सुगमता, यहाँ इस वर्ड को सिंपल भाषा में लिया गया है, इस टर्म को। इसका सीधा सा मतलब है कि इससे कारोबार करने में आसानी होगी। क्योंकि जाहिर है कि जो कारोबारी हैं जब वो डिजिटल तरीके से भुगतान स्वीकार करेंगे और नकदी के लेन देन से बचेंगे तो जाहिर है वो जोखिम भी कम उठाएंगे। और जैसे हमने बात की कि कर की चोरी नहीं होगी इसमें, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से कारोबार करने में जाहिर है आसानी होगी, सुगमता होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो भी अन्य पहलें हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या अन्य पहलें की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS की। ये एक आधार आधारित बैंकिंग सेवा है। इसमें जो ग्राहक है वो अपने आधार का ऑथेंटिकेशन करके कैश डिपॉजिट कर सकता है और अपने बैलेंस की जांच कर सकता है। ये एक बैंकिंग आधारित मॉडल है जो कि पॉइंट्स ऑफ सेल जैसे माइक्रो ATM पर ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद है डिजिटल अभियान। ये अभियान सरकार द्वारा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया था और इसमें डिजिधन बाजार की जो है वो मुख्य भूमिका है। और इसके लिए देश भर में डिजिधन मेले भी आयोजित किए गए थे। इसके बाद है PMG दिशा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था और कुल ग्रामीण घरों के 40% हिस्से को साक्षर करने के साथ साथ जो समाज के वंचित वर्ग हैं जैसे कि SC ST है, अल्पसंख्यक है, BPL है, महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, इन सभी वर्गों पर ख़ास फोकस करता है ये अभियान। इसके अलावा भीम UPI वगैरह इस तरह के कई और पहले हैं जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देती हैं। वर्तमान में अगर बात करें भीम UPI की तो ये भारत सरकार द्वारा समर्थित वर्तमान में सबसे सरल सुरक्षित पेमेंट इंटरफेस है भीम UPI। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के प्रश्न की, फिर उसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं और क्या उसमें आगे की राह हो सकती है। आज के प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अनेक प्रयासों के पश्चात भी पूर्वोत्तर भारत में वित्तीय समावेशन अपने निम्न स्तर पर है। इससे जुड़े कारणों को गिनाइए, साथ ही यहाँ वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने
एवं डिजिटल अंतराल को न्यून करने के मंतव्य से सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों पर एक सूक्ष्म विश्लेषण कीजिए। इसी संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से लागू भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना की व्याख्या भी कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा आज का सवाल। यहाँ भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना वही है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम यानी PIDF ये स्कीम है। चलिए अब बात करते हैं इससे संबंधित चुनौतियों की। तो सबसे पहला, डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर लोगों में जो अवेयरनेस है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उनको इसकी अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से उसको करना है, कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो इस जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो अवेयरनेस की कमी है ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जब छोटे स्तर पर जो ये मशीनें हैं इनका प्रयोग किया जाएगा तो इसमें अगर जो मर्चेंट है उसको लाभ नहीं मिलता है। मर्चेंट को लाभ किस तरीके से मिलता है, मैंने बताया कि वो जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भुगतान में वो एक मीडिएटर का काम करता है, तो जाहिर है उसका एक शेयर होता है। तो अगर उसे सही तरीके से उसका लाभ नहीं मिलता है, उसको प्रॉपर लाभ नहीं होता है, तो जाहिर है इससे जो मर्चेंट सपोर्ट की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। जालसाजी और सुरक्षा के मुद्दे किस तरीके से सामने आ सकते हैं। आज भी हमारे देश में हालांकि बहुत लोग नहीं भी करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं। तो उसमें क्योंकि लोगों में सही तरीके से इसको लेकर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जिनमें अवेयरनेस है, जो जानते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन वो पूरी तरह से उस ट्रांजैक्शन को लेकर साक्षर नहीं है, यानी कि जो उसके सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उसको लेकर वो पूरी तरह से साक्षर नहीं हैं। तो उसी साक्षरता की कमी की वजह से आए दिन हम डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान जालसाजी, धोखाधड़ी के जो मुद्दे हैं, जो मामले हैं, वो सामने हमारे आते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो इसलिए जो ये जालसाजी और सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो भी इसमें एक चुनौती है। अब इसमें क्या और कदम उठाए जा सकते हैं इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, क्या आगे की राह हो सकती है? तो सबसे पहला तो ये जो स्कीम के बारे में अगर बात करें तो जो हितधारक हैं, तो सबसे पहले तो एजेंसीज ये सुनिश्चित करें कि जो वक्त वक्त पर जांच करके ये सुनिश्चित करें कि जो हितधारक हैं उनको सब्सिडी के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसका वो सही तरीके से पालन कर भी रहे हैं कि नहीं, कि सब्सिडी जिन मानकों पर दी जाएगी उसका सही तरीके से पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और तभी सब्सिडी दी भी जाए। इसके अलावा जो वितरित डिवाइसेस हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। किस तरीके से? हमने देखा स्कीम में कि जो स्कीम है उसमें पूर्वोत्तर रीजन की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन क्योंकि पूर्वोत्तर में वित्तीय समावेशन कम है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो डिवाइसेस जो एलोकेट की गई हैं वो उसका सिर्फ 10% की गई हैं। तो यहाँ ज़रूरी है कि जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है अगर उसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है तो इसमें जो डिवाइसेस है उसका एलोकेशन वहाँ बढ़ाया जा सकता है। और जाहिर है जैसे हमने बात की कि जो जालसाजी के मुद्दे हैं या धोखाधड़ी के जो मुद्दे सामने आते रहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक पुख्ता साइबर निगरानी की ज़रूरत हो वहाँ पर, और साथ ही डिजिटल साक्षरता के निरंतर प्रयास किए जाते रहने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोगों में अवेयरनेस नहीं है डिजिटल ट्रांजैक्शन की, लेकिन जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से अवेयर भी हैं तो बहुत पूरी तरीके से वो उसको लेकर साक्षर नहीं है कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को डिजिटल साक्षरता जो है वो ज़रूरत पड़ने पर दी जाती रहे और उसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।